जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों। नर्सिंग का 50 क्वेश्चन का ये पूरा सेट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और इस सेट के माध्यम से आप अपनी क्षमताओं का आकलन लगा सकते हैं। दूसरी बात, आर्मी जीडी और क्लर्क के बच्चों के लिए अत्यंत दुखी हूं क्योंकि उन्होंने बहुत मेहनत किया और कई ऐसे बच्चे बिल्कुल होने लायक थे पर सीट कम होने के कारण नहीं हो पाए। लेकिन उन बच्चों से मेरा गुजारिश है कि जो आपने लेवल बनाया है, जो आपने मेहनत करके हासिल किया है, उस चीज को कंटिन्यू रखें, निरंतर मेहनत करते रहें और एक दिन जरूर सफलता आपके कदम चूमेगी। 11 फरवरी से संस्था में सारी नई बैचेज आर्मी के लिए स्टार्ट हो रही है। जो बच्चे आना चाह रहे हैं वो इस नंबर पर कॉल करके इंक्वायरी कर सकते हैं। आते हैं सेट की ओर और ये सेट आपको नर्सिंग असिस्टेंट के लिए है। इसमें 15 बायोलॉजी, 15 केमिस्ट्री, 10 जीके, 5 फिजिक्स और 5 मैथ हैं। तो बहुत ही आसान प्रश्न है, वृक्क के अध्ययन को क्या कहते हैं? बच्चों, वृक्क का मतलब हो गया आपको यार किडनी, और किडनी का जो मुख्य चीज है वो है नेफ्रॉन। क्या है? नेफ्रॉन। किडनी में जो रक्त को शुद्ध करने का जो कार्य कर रहा है वो नेफ्रॉन कर रहा है। तो वृक्क के अध्ययन को हम लोग क्या कहेंगे? तो नेफ्रोलॉजी कहेंगे। लेकिन पल्मोनोलॉजी कहलाता है आपको यार लीवर के अध्ययन का, लीवर। और देखो न्यूरोलॉजी, तो न्यूरोलॉजी का संबंध है न्यूरॉन से, तंत्रिका से। तो न्यूरॉन का अध्ययन करना, तंत्रिका का अध्ययन करना आपको यार कहलाता है न्यूरोलॉजी। तो ये जान लीजिए कि किडनी का मुख्य चीज क्या है? नेफ्रॉन। और शरीर की सबसे लंबी कोशिका, तंत्रिका कोशिका का मुख्य चीज क्या है? न्यूरॉन। और न्यूरॉन के अध्ययन को हम लोग कहते हैं न्यूरोलॉजी। आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो प्यारे बच्चों, नेत्रदान में हम लोग दान करते हैं कोर्निया का। यह एक पारदर्शी आपको बॉडी का पार्ट है, आंख का ऐसा पार्ट जो पारदर्शी है। लेकिन आंख में आपको यार प्रतिबिंब जो बन रहा है वो रेटिना पर बन रहा है, और रेटिना में आंख में जो प्रतिबिंब इमेज बनता है वो रेटिना पर बन रहा है। और रेटिना में आपको दो तरह के सेल हैं, आपको यार रॉड सेल और शंकु सेल, कोन सेल। जानिए, ये जो रॉड सेल है रेटिना में, रेटिना का जो रॉड सेल है वो आपको यार सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट, मतलब क्या, अंधेरे में एक्टिव रहता है। अंधेरे में आपका रॉड सेल काम करता है। अंधेरे में, रात के अंधेरे में आपका रॉड सेल काम करेगा। लेकिन दिन में सभी रंगों को पहचानने के लिए आपका यार कौन सा सेल? तो कौन सेल दिन में। और सूर्य के प्रकाश में तो है ही 7 रंग। तो ये 7 रंग को परखने के लिए रेटिना का कौन सा सेल एक्टिव होता है? कौन सेल। और देखो भाई, आंख का लेंस आपका यार उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस है। और आंख का लेंस उत्तल लेंस है। और आंख के लेंस पर कभी कभी क्या होता है, जब एक एज आपका हो जाएगा तो आंख के लेंस पर आपको जमा हो जाता है यार कैल्शियम, कैल्शियम। और जब आपके लेंस पर कैल्शियम जमा हो जाए तो समझिए कि यह बीमारी है मोतियाबिंद। तो बच्चों, मोतियाबिंद तो आंख में हो रहा है, और मोतियाबिंद कब होगा? जब आंख के लेंस पर कैल्शियम जम रहा है। तो जो नर्सिंग के बच्चों को बहुत अच्छा लग रहा है वो जरूर लाइक करेंगे और शेयर करेंगे।
और आप लोग अगर इसमें इंटरेस्ट दिखाएंगे तो ऐसा प्रैक्टिस सेट आपको एग्जाम से पहले डेली मिलेगा। ये आपके दिलचस्पी पर डिपेंड करता है। डायलिसिस किस उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है? तो भैया जब किडनी फेल हो जाए उसके लिए आप डायलिसिस का प्रयोग करते हैं। और हेल्थ में देखो पेस मेकर, हृदय के गति को, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आपको लगाया जाता है पेस मेकर। आप तो जानते ही हैं कि मनुष्य या स्तनधारी के हृदय के कितने पार्ट हैं? तो 4 पार्ट हैं हृदय में, है ना? और बायां अलिंद। और इसमें क्या ध्यान देना है? देखिए ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है वो आपको आता है बायां अलिंद में। पूछा जाए कि हृदय के किस भाग में और ऑक्सीजन वाला रक्त पहुंचेगा? बायां अलिंद में। और कार्बन डाइऑक्साइड वाला रक्त, मतलब शुद्ध रक्त, आपको कहाँ आएगा? दायां अलिंद। और स्तनधारी के हृदय के कितने भाग? 4 भाग। हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 70 से 72 बार। और ये जान जाइए कि हृदय की मांसपेशी न थकने वाली मांसपेशी, क्योंकि जिस दिन हृदय थक गया उस दिन यार आपका जीवन लेवल लीला समाप्त हो गया। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिल्कुल आसान सा प्रश्न है, विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग का ये टेस्ट अच्छा जा रहा होगा। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन। और टेकोफेरॉल विटामिन ई का रासायनिक नाम। विटामिन ई की कमी से प्रजनन क्षमता में कमी, और विटामिन ई आपको जवान बनाए रखेगा। और रेटिनॉल जो आपके रेटिना को यार स्वस्थ रखे, रेटिनॉल कौन सा? विटामिन ए। इसकी कमी से क्या? रतौंधी। और एस्जॉर्बिक अम्ल सी। उसी तरह से बच्चों आपका फिनोक्वालिन विटामिन के को कहते हैं। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है, और रक्त का थक्का जब नहीं जमता विटामिन के की कमी से तब आपको रोग हो जाता है हीमोफीलिया। तो पूछा जाए कि हीमोफीलिया नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो के से। और विटामिन डी का जो रासायनिक नाम है वो आप सब जान रहे हैं, वो है यार आपको कैल्सीफेरॉल। और इसकी कमी से आपका क्या हुआ? रिकेट्स। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। गोबर गैस में कौन सी गैस उपलब्ध होती है? हाइड्रोजन, प्रोपेन, मीथेन। और आप लोग ने सब ने कह दिया बायोगैस, मीथेन। मीथेन मतलब क्या? CH4, है ना? तो कोयले के खदान में, गोबर गैस प्लांट में जो गैस बन रहा है वो क्या है? मीथेन। जब सेलुलोज पानी के साथ सड़ेगा तो मीथेन गैस बनेगा। आपका जो सीएनजी आजकल खड़ा वाला टेम्पू में यूज हो रहा है, गाड़ी में यूज हो रहा है, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, इसमें 85% आपका क्या है? मीथेन है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न में, कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील है? तो बच्चों देखिए 2 विटामिन आपका यार जल में घुलनशील, और जल में घुलनशील विटामिन कौन? बी एंड सी। और वसा में घुलनशील विटामिन नहीं है, तो वसा में घुलनशील विटामिन आपका यार ए, डी, ई और के है। तो इसमें कौन सा वसा में घुलनशील नहीं है? तो आपने खट से कह दिया होगा कि विटामिन बी और सी तो पानी में घुलनशील, वसा में घुलनशील नहीं। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बिल्कुल पक्का इरादा कर लें और सच्ची ढंग से मेहनत करें, इसके सिवा आपका सफल होने का और कोई रास्ता नहीं है। प्यारे बच्चों, आप लोग अगर इस वीडियो को मैक्सिमम से मैक्सिमम शेयर करें ताकि हमें भी यार क्लास यहां से देने में इंटरेस्ट लगे, कुछ जोश आए, और आपको भी जब डेली क्लास मिलेगा तो देखिए पक्का आपका बेहतरीन रिवीजन होगा। हमारे दांत का अधिकांश हिस्सा हल्के पीले रंग के पदार्थ से बना होता है।
है ना, वह क्या है? तो देखो पीला वाला जो चीज है वो डेंटाइन है ना, और डेंटाइन के ऊपर जो चमकदार जो चीज है आंख में, दांत में, वो क्या है? इनामेल है। और इनामेल हमारे यार शरीर का सबसे कठोर तत्व है। सबसे कठोर आपको जो तत्व है हमारे शरीर में वो क्या है? एनामेल है। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। डीपीटी का टीका निम्न में से किस बीमारी में नहीं लगाया जाता है? तो ये तो सियोरे है, तो 3 में लगाया जाते हैं। तो किस किस में लगाया जाता है? डिप्थीरिया में लगाया जाता है, काली खांसी में और टिटनस में। तो डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनस में आपको कौन सा टीका लग रहा है? डीपीटी। लेकिन क्षय रोग जिसे हम लोग कहते हैं यार टीबी हो गया, टीबी हो गया तो क्या बीमार हो गया? फेफड़ा बीमार हो गया। और टीबी के लिए, क्षय रोग के लिए हम लोग जो टीका लगाते हैं वो यार BCG। और ये तो आपको मालूम ही होगा, अगर नर्सिंग की तैयारी कर रहे हैं तो ये सब बिल्कुल कंठस्थ चाहिए। दुनिया का पहला टीका चेचक का टीका, जिसे खोजा एडवर्ड जेनर ने। लेकिन पोलियो का टीका जॉन साल्क, और हैजा का टीका रॉबर्ट कोच। कौन बच्चों? रॉबर्ट कोच। और मलेरिया का टीका रोनाल्ड रॉस। और रेबिज का टीका लुइस पास्चर। तो चेचक एडवर्ड जेनर, पोलियो जॉन साल्क, हैजा रॉबर्ट कोच, मलेरिया रोनाल्ड रॉस और रेबिज लुइस पास्चर। निम्न में से कौन सा मोनोसेकेराइड्स नहीं है? अब क्या है ये मोनोसेकेराइड्स? देखो भोजन में ईंधन देने का जो काम करता है, भोजन में ईंधन देने का जो काम करता है वो है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपको ऊर्जा देता है। और कार्बोहाइड्रेट को हम लोग ने 3 वर्ग में बांटा है। पहला मोनोसेकेराइड्स, बच्चों मोनोसेकेराइड्स कार्बोहाइड्रेट का वह भाग कहलाता है, वह पार्ट है जिसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हो, एक अणु हो। और ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल क्या हो गया? C6H12O6 है ना। तो जिसमें ग्लूकोज का एक मॉलिक्यूल हो वो क्या है? मोनोसेकेराइड्स। तो देखिए आपको ग्लूकोज मोनोसेकेराइड्स है, फ्रक्टोज मोनोसेकेराइड्स है, लैक्टोज मोनोसेकेराइड्स है। लेकिन दूसरा जो कार्बोहाइड्रेट का जो रूप है वो है यार डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड्स में आपका ग्लूकोज का 2 मॉलिक्यूल, 2 अणु, मतलब क्या? C12H22O11। तो क्या क्या चीनी जो आप लोग यूज करते हैं, चीनी कहां से मिला? तो गन्ने से। और गन्ने से जो चीनी मिला, गन्ने के रस को हम लोग कहते हैं यार सुक्रोज है ना। तो सुक्रोज क्या है? डाइसेकेराइड्स। मोल्टोज आपका डाइसेकेराइड्स है ना। और लैक्टोज, दूध में जो ग्लूकोज है वो है लैक्टोज। तो लैक्टोज भी आपका क्या हो गया बच्चों? डाइसेकेराइड्स। डाइसेकेराइड्स मतलब क्या? पहला मोनोसेकेराइड्स, बिल्कुल सरल सिंपल है ना। दौड़ के आए तो तुरंत ऊर्जा चाहिए, तो फट से ग्लूकोज पीते हैं। और ग्लूकोज आपने लिया, ये आपको तत्कालिक ऊर्जा दिया, इसको कुछ भी पाचन करने में समय नहीं लगेगा। तभी तो ग्लूकोज के डब्बे पर लिखा रहता है इंस्टेंट एनर्जी, मतलब पीजिए और एनर्जी ले लीजिए। तो बच्चों ग्लूकोज का जिसमें 2 अणु है वो है डाइसेकेराइड्स। आपका चीनी, सुक्रोज, लैक्टोज और माल्टोज। अब देखिए
अब देखिए, एक होता है पॉलीसेक्राइड्स, जिसमें यार ग्लूकोज का बहुत सारा अणु हो, और पॉलीसेक्राइड्स में आपको याद रखना है स्टार्च, है ना। तो पेड़ पौधे अपने यार भोजन को, है ना, भविष्य के लिए जो रिजर्व करके रखते हैं, जो खाना, जैसे चावल में स्टार्च, गेहूं में स्टार्च, आलू में स्टार्च, तो पेड़ पौधा अपने भोजन को किस रूप में रखेंगे? स्टार्च के रूप में। प्रकाश संश्लेषण का प्रक्रिया किया पेड़ पौधा, सूर्य की उपस्थिति में बनाया ग्लूकोज, और जितने खाने की जरूरत था वो अपने यार यूज किया, और बचा हुआ ग्लूकोज को पेड़ पौधे स्टार्च के रूप में बदल देता है। तो स्टार्च आपका पॉलीसेक्राइड्स है। और यार दूसरा सेलुलोज, लोज, और तीसरा यार ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन। तो स्टार्च, सेलुलोज और ग्लाइकोजन आपका पॉलीसेक्राइड्स है। तो पेड़ पौधा बच्चों जो भोजन को स्टोर करके रखा वो स्टार्च के रूप में, और जीव जंतु हम लोग भी कैसे करते हैं कि जरूरत है यार 4 रोटी का, खा लिए 8 रोटी, तो जो ग्लूकोज हमारे शरीर में बच गया तो भविष्य के लिए हमारा शरीर उसको ग्लाइकोजन के रूप में, जीव जंतु ग्लूकोज को ग्लाइकोजन के रूप में जमा कर लेते हैं। तो क्या क्या जाने कि कार्बोहाइड्रेट भोजन में ईंधन का स्रोत, कार्बोहाइड्रेट का 3 रूप, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड सबसे सरल रूप, तो जिसमें ग्लूकोज का 1 अणु हो, डाइसेक्राइड्स जिसमें ग्लूकोज का 2 अणु हो, और पॉलीसेक्राइड्स बच्चों जिसमें ग्लूकोज का बहुत सारा अणु हो, 2 से अधिक अणु हो। और पॉलीसेक्राइड्स को स्टार्च मिलेगा पेड़ पौधे से, सेलुलोज और ग्लाइकोजन। स्टारफिश किस संघ का प्राणी है? स्टारफिश आपका यार अकाइनोडर्मेड्रा नामक स्पीसीज का प्राणी है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर, क्लोरोफिल में कौन सी धातु उपस्थित रहती है? प्यारे बच्चों, क्लोरोफिल में जो धातु है वो है मैग्नीशियम। कैमरा का फ्लैश लाइट भी बना है मैग्नीशियम से। और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस को हम लोग कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको यार पेट के अम्लता को दूर करने के लिए किया जाता है। चूंकि 50 के 50 क्वेश्चन डिस्कस करना है तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, ऑक्सीन का खोज किसने किया? बच्चों, ऑक्सीन का खोज किया था डार्विन ने। डार्विन ने विकासवाद का भी सिद्धांत दिया था। कौन डार्विन? चार्ल्स डार्विन। डार्विन ने किसका सिद्धांत दिया था? तो विकासवाद का। डार्विन ने बड़ा ही प्रसिद्ध एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था आपको यार ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक का रचना आपको कौन किया था? चार्ल्स डार्विन ने। अब देखिए ऑक्सीन है क्या? ये ऑक्सीन का काम है पेड़ पौधे में वृद्धि। ये पेड़ पौधा का वृद्धि क्या है? हार्मोन है ना। अब वृद्धि हार्मोन है तो आपके पेड़ पौधे में ऑक्सीन कहां पाया जाएगा? या तो पेड़ पौधे के एकदम ऊपर वाला टिप पर, और नीचे नहीं तो नीचे जड़ में, है ना जी। तो पाया कहां जाएगा? ज्यादा कहां पाया जाता है? तो ऊपरी भाग, पेड़ पौधा का ऊपरी भाग,
पेड़ पौधा का यार टिप जो हो गया, नहीं तो जड़ में, क्योंकि भाई पेड़ तो दो ही तरह से न बढ़ेगा, एक तो ऊपर ऐसे बढ़ेगा और नहीं तो नीचे जड़ बढ़ेगा। और बढ़ाने वाला कौन है? ऑक्सीन। और ऑक्सीन हार्मोन को कौन खोजा? चार्ल्स डार्विन। विकासवाद का सिद्धांत कौन दिया? चार्ल्स डार्विन। और चार्ल्स डार्विन ने पुस्तक कौन सा लिखा? तो ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर। दो न्यूरॉन के बीच अवकाश, अवकाश मतलब खाली जगह, को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं यार साइनेप्स। अब देखो, तंत्रिका, तंत्र का मुख्य आधार क्या है? न्यूरॉन है ना। न्यूरॉन आपके शरीर का सबसे, देखिए तंत्रिका कोशिका आपके शरीर की सबसे लंबी कोशिका है और ये तंत्रिका कोशिका है। अभी तंत्रिका कोशिका में जो मेन काम है वो न्यूरॉन का है। अब देखो दो न्यूरॉन है, इसके बीच का जो खाली जगह है इसे कहते हैं साइनेप्स। क्या कहते हैं? साइनेप्स। चलिए बच्चों आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और क्लास अच्छा लग रहा हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा, इसे मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि ऐसा क्लास आपको प्रतिदिन मिल सके। दांत के अटैचमेंट के आधार पर मानव दांतों के प्रकार देखो। मानव दांतों का प्रकार है क्या? थिकोडोंट। थिकोडोंट वैसे दांत होते हैं जिनका दांत, मान लो हम लोग का दांत यार ऐसे है, ऐसे दांत है ऊपर, तो जितना ऊपर है उतना नीचे भी आपको यार मांसपेशी में ये दांत गड़ा हुआ है ना। अब आप किसी को दांत काट रहे हैं तो आपका यार दांत तो उखड़ के नहीं आ जा रहा है, तो जिनका दांत मजबूत हो, नीचे तक गड़ा रहे, वो हो गए थिकोडोंट। और मानव का भी दांत का जो प्रकार है वो थिकोडोंट है। लेकिन एक्रोडोंट और प्लीरोडोंट जो दांत है वो यार ज्यादातर आपको यार सरीसृप बहुत सारा जीव को देखते हो कि जब दांत आपको काटा तो उसका दांत भी यार आपके बॉडी में गड़ के रह जाता है, दांत भी साथ में निकल जाता है। तो सरीसृप जैसे या छिपकली, गिरगिट, ड्रैगन और जलीय जीव। जलीय जीव इसमें आपको जो दांत मिलेंगे वो एक्रोडोंट और प्लीरोडोंट, लेकिन मनुष्य में कौन सा? तो थिकोडोंट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? देखिए प्रश्न बिल्कुल जो लेवल में होना चाहिए इस हिसाब से सेट किया हूं। तो मानव शरीर में देखो यार 6 लार ग्रंथि हैं, है ना। सभी लिंगुअल और सब मेडिबुलर और पैरोडिड, ये आपका यार मानव शरीर की लार ग्रंथि है। ये सब की संख्या 2-2 है और 2-2 है, तो टोटल लार ग्रंथि कितना हुआ? 6। लेकिन बात यहां कर रहा है सबसे बड़ी का, तो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है आपको पैरोटिड। तो चलिए हम लोगों ने बायोलॉजी को फिनिश कर लिया और अब हम लोग आने वाले हैं केमिस्ट्री की ओर। कांसा किसका मिश्रण है? बच्चों कांसा का मिश्रण है तांबा और टीन का, लेकिन तांबा और जस्ता को मिलाकर बनता है पीतल, और तांबा एल्यूमिनियम को मिलाकर बनता है रोल्ड गोल्ड। और बच्चों सीसा और टीन, सीसा और प्लस टीन आपको मिलके बनेगा क्या? विद्युत फ्यूज या सोल्डर या टांका। सोल्डर या टांका। चलिए बढ़ते हैं आगे। आवर्त सारणी में दाएं से बाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा? कहां से कहां जा रहे हैं? दाएं से बाएं, है ना जी। आवर्त सारणी में हम लोग कहां से जा रहे हैं? दाएं से बाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या का मान क्या होगा?
तो बच्चों ये हमारा इधर बाएं हो गया और इधर क्या हो गया, दाएं हो गया, क्योंकि आवर्त सारणी ऐसे है। तो अगर हम दाएं से बाएं आ रहे हैं, याद रखिए जब हम लोग बाएं से दाएं जाएंगे, बाएं से दाएं जाएंगे तो त्रिज्या कमेगा, त्रिज्या कम होगा। लेकिन जब हम यार दाएं से बाएं आएंगे, जब हम दाएं से बाएं आएंगे तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, बढ़ेगा। आवर्त सारणी में जब वर्ग में, ये तो आवर्त का किस्सा है कि आवर्त में बाएं से दाएं गए तो त्रिज्या कम गया, आवर्त में जब दाएं से बाएं आए तो त्रिज्या बढ़ गया। लेकिन आवर्त सारणी में, मसले के आवर्त सारणी में जब यार आप ऊपर से नीचे आइएगा तो परमाणु त्रिज्या बढ़ेगा। और सेम है कि जब यार नीचे से ऊपर जाइएगा तो परमाणु त्रिज्या क्या होगा, कमेगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। एफ उप कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? देखो 4 उपकक्षा है, एस पी डी एफ। एस उपकक्षा में एक कमरा है, एक कक्षक है, एक ऑर्बिटल है, एक कक्षक है। और एक कक्षक में अधिकतम यार आपको 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एस उपकक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? तो प्यारे बच्चों एस उपकक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन। और एक, क्योंकि एस उपकक्षा में कितने कमरे हैं, एक कमरा है, एक कक्षक है। लेकिन पी के पास 3 कमरा है। अब पी के पास 3 कमरा है तो तुम तो खुद ही सोच लेगा कि एक कक्षक में 2 तो 3 यार कमरा में कितना, 6। तो डी के पास आपका यार 5 कमरा है, 5 कक्षक है, 5 ऑर्बिटल है और एक ऑर्बिटल में 2, तो डी के पास कितने, तो 10। और एफ के पास आपको यार 7 कमरे हैं और एक कमरा में 2, तो 7 कमरा में कितना, 14। यही एसपीडीएफ आपको उपकक्षा है। एस में 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14। इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना क्या कहलाता है? देखिए इलेक्ट्रॉन त्यागना, ऑक्सीकरण। त्यागना क्या, ऑक्सीकरण। और कौन इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है? जिनके यार बाहरी कक्षा में, जिनके संयोजी इलेक्ट्रॉन 1, 2 या 3 हो, क्योंकि अष्टक बनाना है। अब एक किसी के पास अगर 1 है तो इसको लेना है 7 और देना है 1 को। किसी के पास 2 है तो लेना है 6 और देना है 2 ही। किसी के पास 3 है तो लेना है 5 और देना है कितना, 3। और ऐसे होते हैं धातु। क्या होते हैं बेटा, धातु। तो धातु के बाहरी कक्षा में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। धातु के संयोजी इलेक्ट्रॉन या तो 1 या तो 2 या तो 3। तो धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए बेचैन रहता है। तो धातु हमेशा इलेक्ट्रॉन त्यागने के लिए बेचैन रह रहा है। तो धातु कौन सी क्रिया कर रहा है, ऑक्सीकरण। लेकिन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना, अब ग्रहण कब करेगा? जब यार बाहरी कक्षा में 5, 6, 7, 8 वाला को तो न त्यागना है न ग्रहण करना है, फिर भी वो अधातु है। तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना अवकरण, और अवकरण की क्रिया आपको कर रहा है कौन, अधातु। अपकरण की क्रिया कर रहा है आपका अधातु, नॉन मेटल। निम्न में से कौन सा प्रोटीन रेशा है? प्यारे बच्चों प्रोटीन। अब प्रोटीन रेशा आपको है रेशम। कभी रेशम को जलाकर देखिए तो उसमें वही गंध होगा जो आपका यार बाल जलने से होता है। तो रेशम और ऊन आपका यार प्रोटीन रेशा है, क्योंकि ऊन भी आपको यार भेड़ या बकरी के बाल से बनाया जा रहा है। तो रेशम और ऊन आपका प्रोटीन रेशा है। रेयॉन देखो दुनिया का पहला प्राकृतिक रेशा, पहला प्राकृतिक
जिसको प्रकृति ने दिया है। दुनिया का पहला प्राकृतिक रेशा आपका है रेयॉन, और रेयॉन बना है किससे? तो सेलुलोज से। रेयॉन बना है किससे? तो सेलुलोज से। लेकिन बच्चों, दुनिया का पहला कृत्रिम, कृत्रिम मतलब मैन मेड, जिसको इंसान ने बनाया, दुनिया का पहला कृत्रिम रेशा आपका क्या है? नायलॉन। तो भैया दुनिया का पहला प्राकृतिक रेशा रेयॉन, रेयॉन, सेलुलोज, कपास से बनने वाला सूती वस्त्र आपका क्या है? सेलुलोज, रेयॉन। लेकिन यह प्रोटीन, जिसके अंदर प्रोटीन हो, तो भैया जो आपको जीव जंतु कीट पतंग से रेशा प्राप्त हो, वो आपका क्या कहलाएगा? प्रोटीन रेशा। रेशम भी तो आपको यार जीव जंतु से ही मिल रहा है। देखिए, रेशम का जो कीड़ा है वो शहतूत के पत्ते पर अंडा देता है। अंडा वो किस पर देगा? शहतूत के पत्ते पर। और अंडा जब फूट जाएगा तो इस ढंग के आकृति का एक कीड़ा बनेगा जिसे हम कहते हैं लार्वा। अभी लार्वा जम के पत्ता का भक्षण करेगा, पत्ता खाएगा, और लार्वा पत्ता खा खाकर मोटा हो जाएगा। और ये मोटा और खाने के बाद आदमी क्या होता है? मोटा और स्थिर और सुस्त हो गया। और ककून को जब हम गर्म पानी में उबालेंगे, ककून को जब गर्म पानी में दीजिएगा तो इस ढंग से आपको यार रेशम का आपको धागा निकलेगा। रेशम का हम लोगों ने जीवन चक्र पढ़ा। अंडा पहले था भाई किसके पत्ते पर? शहतूत के पत्ते पर। अंडे से क्या बना? लार्वा। लार्वा क्या खाया? खूब जम के पत्ता, और लार्वा बन गया तो ककून। कई जगह ये आपको प्यूपा भी रहेगा। ककून ऑप्शन में नहीं रहे तो प्यूपा भी कह सकते हैं, लेकिन ककून और प्यूपा दोनों रहे तो उसको ककून कहना है। और जब इस ककून को उबालेंगे गर्म पानी में तो हमको रेशम की प्राप्ति होगी। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। सीबेक ने ताप एवं थर्मामीटर बनाने के लिए तांबे के साथ किस धातु का प्रयोग किया? तो बिस्मुथ का, है ना। लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर कौन बनाया? फारेनहाइट। और अति उच्च तापमान जैसे सूर्य, ज्वालामुखी, इस टाइप के तापमानों को मापता है आपको यार पायरोमीटर। पायरोमीटर। और पायरोमीटर का आविष्कार किया था स्टीफन ने। और पायरोमीटर जो है वो विकिरण ऊर्जा को, मतलब कि सूर्य, तारा तथा ज्वालामुखी से जो ऊर्जा विकृत हो रही है उसको यार माप करके तापमान को बता देता है। तो स्टीफन का एक थ्योरम भी है। स्टीफन कहता है ई विकिरण ऊर्जा प्रोपोर्शनल है T4। विकिरण ऊर्जा प्रोपोर्शनल है, समानुपाती किसका है? T4 का। तो फिर से बोल दीजिए, ताप थर्मामीटर, सीबेक। इसमें क्या किया था सीबेक ने? सीबेक ने आपको एक तार ले लिया बिस्मिथ का, और एक तार ले लिया आपको यार तांबे का, और इसको जोड़कर आपको ताप युग्म थर्मामीटर बनाया। लेकिन डॉक्टरी थर्मामीटर फारेनहाइट, प्यारे बच्चों। और पायरोमीटर अति उच्च तापमान, तारा का, सूर्य का, ज्वालामुखी का तापमान मापना है तो किससे? पायरोमीटर। पायरोमीटर किसने बनाया? स्टीफन ने। और स्टीफन ने पायरोमीटर के द्वारा किस चीज को गणना किया? तो विकृत ऊर्जा को। और क्या करें? प्रोपोर्शनल टू T4। लेकिन अगर आपको बहुत नीचे का तापमान मापना हो तब आप प्रयोग करेंगे अल्कोहल थर्मामीटर। अल्कोहल क्यों? क्योंकि अल्कोहल का गलनांक -115 डिग्री सेंटीग्रेड है ना। और पारो का गलनांक -39 डिग्री सेंटीग्रेड। तो -39 डिग्री से अगर नीचे जाना है तो अल्कोहल थर्मामीटर का प्रयोग करना पड़ेगा। चलिए आगे आते हैं। कॉपर सल्फेट में जस्ता को डालने पर विलयन का रंग कैसा हो जाएगा? तो देखो, एक कॉपर सल्फेट CuSO4 है ना,
और इसमें क्या डाल रहे हैं, जस्ता। अब कॉपर सल्फेट जो है इसे हम कहते हैं यार नीला कशिश, नीला कशिश, ब्लू विट्रियल। अब जो जस्ता है वो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव है, जस्ता कॉपर से ज्यादा क्रियाशील है ना। और कॉपर सल्फेट में जब जस्ता आएगा तो जस्ता कॉपर को कहेगा कि तुम हटो, हमें स्थान ग्रहण करना है, और बना लेगा Zn-SO4, और तांबा कहां हो गया, आउट हो गया। इसे कहते हैं रिप्लेसमेंट। तो जस्ता ज्यादा क्रियाशील है, तांबा को रिप्लेस कर दिया, और SO4 कहलाएगा सल्फेट, है ना जी। तांबा सल्फेट नामक खजाना लेके बैठा था, जस्ता ज्यादा पावरफुल आया, जस्ता ने तांबा को डिस्प्लेस कर दिया और बन गया जिंक सल्फेट। अब जिंक सल्फेट को हम लोग कहते हैं सफेद कशिश, सफेद कशिश। और इसका रंग रंगहीन होता है, कलरलेस होता है। तो कॉपर सल्फेट में जब जस्ता मिलाइएगा तो उसका रंग क्या हो जाएगा, रंगहीन, कलरलेस। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। बीटा किरणों पर कौन आवेश होता है, प्यारे बच्चों, बीटा किरणों पर ऋण आवेश, अल्फा किरणों पर धन आवेश, और गामा किरणों पर कोई आवेश नहीं होता है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मीथेन से बचने के लिए कोयले के खदानों में कौन से लैंप का प्रयोग किया जाता है, सेफ्टी लैंप का प्रयोग किया जाता है, और सेफ्टी लैंप का आविष्कार किया था हेम्फ्री डेवी, है ना जी। और अंधों को देखने वाली, अंधों को पढ़ने वाली लिपि ब्रेल लिपि, और ब्रेल लिपि का खोज किया था कौन, लुई ब्रेल। ब्रेल लिपि का खोज किया था लुई ब्रेल। और प्यारे बच्चों, डीएनए को खोजा वाटसन एवं क्रिक, डीएनए। और इंसुलिन को खोजा बेंटिंग एवं बेस्ट, इंसुलिन को खोजा बेंटिंग एवं बेस्ट। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। पेट्रोल को जमने से बचाने के लिए, जमने से बचाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है। मान लो कि ठंडा जगह, जम्मू कश्मीर, है ना जी, और भी ऊंचे स्थान पर जहां सेना काम कर रही है, तो उस ठंडी में यार पेट्रोल जम जाएगा। तो पेट्रोल को जमने से बचाना है, उसके हिमांक को कम करना है, तो उसमें हम मिलाएंगे क्या, ग्लाइकोल। क्या मिलाएंगे, ग्लाइकोल, ग्लाइकोल। सबसे कठोर पदार्थ क्या है, तो प्यारे बच्चों, इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं। देखो, सबसे कठोर धातु, सबसे कठोर धातु आपका प्लेटिनम, लेकिन सबसे कठोर पदार्थ पूछा है, तो सबसे कठोर पदार्थ क्या होगा, हीरा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। वायुमंडल के किस मंडल में गैसों का घनत्व सर्वाधिक होगा। अब देखो यार, आपका 80% जो गैस है वो तो 2 किलोमीटर के अंदर ही है ना। तो जो नीचे होगा वो गैस क्या होगा, ज्यादा घना होगा। और वायुमंडल का सबसे निचला मंडल आपका क्या है भाई, तो क्षोभ मंडल, है ना। लेकिन यार क्षोभ मंडल, सारा मौसम का परिवर्तन, बिजली चमकना, बर्फ गिरना, ओला गिरना, ये सारा काम कहां हो रहा है, क्षोभ मंडल में। सब क्षोभ मंडल में। समताप मंडल, जहां तापमान समान हो, तो वायुयानों को उड़ाने के लिए, हवाई जहाज, जेट विमान को उड़ाने के लिए कौन सा मंडल, समताप मंडल। और समताप मंडल के ही बीच में, समताप मंडल के ही बीच में आपको है यार ओजोन परत, ओजोन परत, जो हमें पराबैंगनी किरण से बचाता है। और ओजोन परत में छेद कर रहा है कौन, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। देखिए, वायुमंडल का सबसे ठंडा मंडल, वायुमंडल का सबसे जो ठंडा मंडल है वो आपका है मध्य मंडल, मध्य मंडल। लेकिन आयन मंडल, आयन मंडल में आपको यार कोई भी तरंग आयन मंडल को पार नहीं कर सकता है। तो रेडियो टेलीविजन प्रसारण के लिए उपयोगी है आयन मंडल। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। हाइड्रोजन का कौन समस्थानिक रेडियो सक्रिय है, तो हाइड्रोजन का सबसे भारी समस्थानिक ट्रिटियम, ट्राइटियम रेडियो सक्रिय है ना जी। और समस्थानिक मतलब क्या, जिसका परमाणु संख्या समान हो और परमाणु भार भिन्न हो।
जैसे देखो ये प्रोटियम, हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक, नीचे परमाणु संख्या ऊपर परमाणु भार लिखते हैं। ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम तो प्रोटियम हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक है, और प्रोटियम ऑक्साइड को ही प्रोटियम ऑक्साइड, प्रोटियम ऑक्साइड को ही प्रोटियम ऑक्साइड को ही हम लोग कहते हैं जल। क्या कहते हैं? जल। हाइड्रोजन का सबसे हल्का समस्थानिक प्रोटियम, उसके बाद ड्यूटेरियम, उसके बाद क्या? ट्राइटियम। इसमें क्या कॉमन है? परमाणु संख्या। परमाणु संख्या मतलब क्या? प्रोटॉन की संख्या या प्रोटॉन की संख्या या इलेक्ट्रॉन की संख्या। मतलब क्या कि किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन रहेगा उतना ही इलेक्ट्रॉन रहेगा। चेंज क्या होगा? चेंज होगा न्यूट्रॉन, है ना। अब परमाणु बराबर क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न के लिए। किस धातु को गर्म करने, किसी धातु को गर्म करने पर उसका आयतन में क्या परिवर्तन आएगा? आप खुद समझ रहे हैं कि लोहा का प्लेट था, इसको गर्म कर दिए हम, हीट दे दिए, तो गर्म करने पर इसका आकार क्या होगा? बढ़ जाएगा। तो आकार, जो चीज जितना जगह छेके उसको क्या कहते हैं? आयतन। तो किसी चीज को जब गर्म करेंगे तो उसका आयतन क्या होगा? बढ़ जाएगा, है ना। अब पहले जब यार नहीं गर्म किए हुए थे तो कण देखो सटा हुआ था, अब गर्म कर दिए तो कण यार थोड़ा थोड़ा दूर हो गया। अब कण दूर हो गया तो देखिए एक चीज और घटना घट रही है यहां पर। जब आयतन बढ़ रहा है तो घनत्व क्या हो रहा है? घनत्व कम रहा है। पूछ लिया जाए कि किसी धातु को गर्म करेंगे तो उसके घनत्व में क्या परिवर्तन आएगा? तो घनत्व कम जाएगा। और किसी धातु को अगर गर्म किए तो उसके आयतन में क्या परिवर्तन आएगा? तो आयतन बढ़ जाएगा। तो नर्सिंग के प्यारे बच्चों, अगर आप सीरियस हैं तभी आप यहां तक पहुंचे होंगे, तो जरूर इसको शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको इस तरह का क्लास निरंतर यहां से जाता रहे और आपका यार तैयारी एक लेवल तक हो सके। परमाणु के चौथे कक्षे में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? देखो यार, इलेक्ट्रॉन नापने का सिंपल फॉर्मूला 2n², जहां n बराबर क्या? n बराबर यार कक्षा की संख्या, कक्षा की संख्या। अब देखो बच्चा, पहला कक्षा, तो पहला कक्षा में देखो सब तुम लोग बोलते हो कि दो इलेक्ट्रॉन। कहां है 2 इलेक्ट्रॉन? तो 2n² के हिसाब से चलिएगा तो 2, और पहला कक्षा यार गुने यार 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर क्या आएगा? 2 आएगा, 1 क्या आएगा? तो क्या हो गया आपको? 2। लेकिन जब बात हम दूसरी कक्षा में करेंगे तो 2 और n यहां क्या हो गया? दूसरा, और दूसरा का स्क्वायर मतलब 2 दूनी 4 और दूनी कितना? 8। अब तो तुम खुद समझ लेगा। तीसरी कक्षा का बात करेंगे तो 3² 3 3 9 दूनी क्या? 18। और बात कर रहे हैं हम लोग कौन सी कक्षा का? चौथा कक्षा का। तो क्या? 4 का स्क्वायर 4 चौके 16 और दूनी 32, तो कितना होगा? 32। आकाश नीला क्यों है? प्यारे बच्चों, आपका फिजिक्स, आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी कंप्लीट, और हम लोग आए हैं फिजिक्स की ओर। आकाश नीला है आपको यार प्रकीर्णन के कारण। ठोस किस विधि गर्म होता है? तो देखो यार, ठोस होता है चालन विधि गर्म, चालन के विधि द्वारा गर्म। चालन विधि में क्या हुआ कि एक तप्त कण, मान लो कि यार यहां से हम लौ जला दिए हैं, तो ये गर्म हुआ तो बगल वाले को गर्म करते चला जाएगा, चल चल के हीट गया तो चालन। लेकिन द्रव और गैस, द्रव और गैस आपको गर्म कैसे हुआ बच्चा? तो संवहन। और रूम में गंध फैलना किस विधि? विसलन। और सूर्य से आपके पास
जो प्रकाश आ रहा है वो रेडिएशन विकिरण विधि से आ रहा है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निकट दृष्टि दोष के लिए किस लेंस का प्रयोग करेंगे? तो निकट के लिए अवतल और दूर के लिए तो उत्तल, और जिसको यार निकट दूर दोनों का प्रॉब्लम रहे उसके लिए बाइफोकल। निकट और दूर दोनों का प्रॉब्लम रहे तो आपको कौन दृष्टि दोष है भाई? तो जरा दृष्टि दोष। चांद पर गोली की आवाज सुनाई नहीं देगी। क्यों नहीं देगी भाई? क्योंकि अब ध्वनि जो है अनुदैर्घ्य तरंग है, और अनुदैर्घ्य तरंग को चलने के लिए चाहिए ठोस, द्रव और गैस। ठोस, द्रव और गैस। अब हमारी आवाज आप तक पहुंच रही है और रिकॉर्ड हो रहा है, इसमें रोल अदा कर रहा है कौन? तो हवा, गैस, है ना। और चांद पर हवा है ही नहीं, इसलिए गोली चला लीजिए चाहे बम चला लीजिए, चांद पर कुछ भी सुनाई नहीं देगा। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। द्रव्यमान 4 गुना बढ़ा देने पर, है ना, और वेग को समान रखने पर गतिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन आएगा? तो प्यारे बच्चों, गतिज ऊर्जा का सूत्र तो आप जान रहे हैं, 1/2 mv²। अब देखो यार, इसमें ज्यादातर बच्चों के दिमाग में तो 4 गुना मतलब 16 गुना, लेकिन यहां क्या दिया है? द्रव्यमान, और द्रव्यमान के साथ स्क्वायर नहीं लगाया हुआ है। स्क्वायर किसके साथ लगा है? वेग के साथ। तो द्रव्यमान 4 गुना तो गतिज ऊर्जा कितना? 4 गुना। लेकिन अगर यही प्रश्न में रहता कि यार वेग 4 गुना, वेग 4 गुना बढ़ा दिया जाता, वेग अगर 4 गुना बढ़ता तो गतिज ऊर्जा बढ़ जाता कितना गुना? 16 गुना। लेकिन द्रव्यमान 4 गुना तो गतिज ऊर्जा भी 4 गुना, द्रव्यमान दुगुना तो गतिज ऊर्जा भी दुगुना, द्रव्यमान 5 गुना तो गतिज ऊर्जा भी 5 गुना, लेकिन वेग दुगुना तो गतिज ऊर्जा 4 गुना, वेग 3 गुना तो गतिज ऊर्जा 9 गुना। तो इसका भी 5 प्रश्न आपके कंप्लीट हुए हैं। मुझे पूरे भरोसा है कि यहां तक आप बिल्कुल अच्छे करते आ रहे होंगे, और जो बच्चे यहां तक पहुंच रहे हैं तो लास्ट में अपना यार कितना स्कोर किए ये भी बताना, और आपका इंटरेस्ट और आपकी दिलचस्पी इसमें रहेगी तो आपको यार क्लास ऐसा रिकॉर्डिंग मिलेगा। रमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो विनोबा भावे। रमन मैग्सेसे पुरस्कार कौन सा देश दे रहा है? तो फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी कहां है? मनीला। एशियाई बैंकों का मुख्यालय कहां है? मनीला। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेटवेस्ट ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? तो देखिए, नेटवेस्ट एक ब्रांड है, वो हॉकी का भी आयोजन किया है और क्रिकेट का भी, लेकिन इसमें यार पहला ऑप्शन आपका हॉकी है, इसको हॉकी को आप सही करें। ऐसे प्रश्न जिसमें आपको बदल आ जाए, इसमें हॉकी क्रिकेट दोनों है, तो उसमें चुनना है कि ऊपर वाला कौन है, तो हॉकी। बाकी तो आप जान ही रहे हैं कि बेटन कप हॉकी, अजलान शाह कप हॉकी, है ना, और यार संतोष सुबर्तो फीफा, ला लीगा, क्या फुटबॉल, और थॉमस और उबेर कप, थॉमस और उबेर कप, थॉमस और उबेर कप क्या? बैडमिंटन। और क्रिकेट का तो तुम लोग यार अपना ही दीवाना है, रणजी, ईरानी, देवधर, सीके नायडू, विजय हजारे, ये सब जो ट्रॉफियां हैं किससे? क्रिकेट से। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भारत की सबसे बड़ी सिंचाई नहर कौन सा है? आपने फट से बोल दिया इंदिरा गांधी नहर। और एक कहां की जीवन रेखा है? तो ये राजस्थान की जीवन रेखा है। आप जान रहे हैं कि भारत में क्षेत्रफल में सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। और इंदिरा गांधी नहर आपको यार सतलज और ब्यास का संगम, पंजाब में संगम है, सतलज और ब्यास नदी आपस में मिलती है, इस जगह को कहते हैं हरिके। हरिके, तो सतलज और ब्यास के संगम हरिके नामक स्थान से आपको निकला इंदिरा गांधी नहर, जो भारत की सबसे लंबी सिंचाई नहर है, और राजस्थान को हरा भरा करने वाला नहर यही है, इसलिए इसे राजस्थान की जीवन रेखा कहते हैं। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की
दिल्ली की प्रथम महिला शासक, बिल्कुल आपने सही सोचा, रजिया सुल्तान। नेक्स्ट प्रश्न की ओर, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का? तो प्यारे बच्चों, राज्यसभा उच्च सदन के कार्यकाल कितना? 5 वर्ष। और लोकसभा और विधानसभा का 6 वर्ष, राज्यसभा का 6 वर्ष, लेकिन लोकसभा और विधानसभा का कितना? तो 5 वर्ष। और राज्यसभा और विधान परिषद, राज्यसभा और विधान परिषद का कार्यकाल 6 वर्ष। चलिए आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1853-1893 में शिकागो में होने वाली विश्व धार्मिक सम्मेलन में प्रभावशाली भाषण दिया कौन भाई? इसमें देखिए गलत वो टाइप हो गया। तो 1893 में प्रभावशाली भाषण देने वाले आपको थे विवेकानंद, जिनका जन्मदिन है 12 जनवरी और इस दिन को हम लोग मनाते हैं युवा दिवस। और विवेकानंद ने 1893 में भाषण दिया और 1897 ईस्वी में अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के लिए मिशन बनाए, रामकृष्ण मिशन। नेक्स्ट प्रश्न, निम्न में से धौलाधर पर्वत वालों की मशहूर जनजाति? तो बिल्कुल यार गद्दी जनजाति। थारू जनजाति आपका कहां है? तो उत्तराखंड का। और लेप्चा और भूटिया कहां का? तो सिक्किम का। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। भूमध्य रेखा मध्याह्न पर स्थित है, तो 0 डिग्री पर स्थित है। 0 डिग्री ही अक्षांश को ही हम लोग भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर कहते हैं। धरती पर अगर सबसे बड़ा गोला खींचा जाए तो वो आपको होगा यार विषुवत रेखा। आ जाते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। खासी गारो जनजाति, बिल्कुल आपने यार सही सोचा, गारो खासी जयंतिया मेघालय। प्यारे बच्चों, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर। क्योंकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनके तैयार हुआ, इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे, 2